लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें SN1 SN2 पढ़ना है। समीर गिल एंड रमन प्रेशर चौधरी को दे देना। Halide ion is stable in solution. Halide ion is stable ion in solution. So it can act as good leaving group, and its reactions are mainly nucleophilic substitution reactions. हमने कहा हैलाइड आयन मोस्ट स्टेबल एनायन इन सॉल्यूशन है, जैसे अल्कली मेटल आयंस मोस्ट स्टेबल कैटायंस इन सॉल्यूशन है। तो हैलोजन के मेनली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। एनसीईआरटी हो चाहे कोई एंट्रेंस बुक हो, वो एक लिस्ट लिख देती है, जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो आएंगे हैलोजन की जगह लग जाएंगे, बिकॉज हैलोजन्स आर बेस्ट लिविंग ग्रुप्स, राइट। तो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जानते हो, चाहे वो लोन पेयर वाले हैं चाहे नेगेटिवली चार्ज हैं, दे ऑल कैन रिप्लेस हैलोजन। देखिए, their reactions are mainly classified as SN1 unimolecular nucleophilic substitution, and SN2 bimolecular nucleophilic substitution. On the basis of kinetics of reaction. SN1 follows first order kinetics, while SN2 follows second order. हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दो हिस्सों में बांटते हैं, SN1 और SN2। SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है और SN2 को बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बाईमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिक्यूलैरिटीज which indicate order of reaction। तो आपके पास SN1 फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, SN2 सेकेंड ऑर्डर फॉलो करता है। इस पर काइनेटिक्स की ब्लेंडिंग सिर्फ जेई में होती है, बाकी सब जगह सिर्फ SN1 SN2 के जो सेलिएंट फीचर पढ़ाऊंगा वही पूछे जाते हैं। जेई में क्वेश्चन काइनेटिक्स से भी आ जाता है, रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की ब्लेंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में जितना काइनेटिक्स में पड़ा है सब इसमें इंक्लूड किया जाता है, राइट। SN1 और SN2 में 1 और 2 मॉलिक्यूलैरिटी एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, राइट। लिखिए, these reactions have two reactants. These reactions have
two reactants if they are simple reactions, if they are simple reactions, then they must have second order. हम चाहते हैं कि आप SN1 SN2 हमसे समझें, लेकिन सिर्फ ये समझें कि सोच क्या है, कुछ खुद सोचें कि इसमें अच्छा ये इसी वजह से हो रहा है, राइट। SN1 SN2 हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी कंपटीशन बुक से कर रहे हैं, MS चौहान से कर रहे हैं, हिमांशु पांडे से कर रहे हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन SN1 SN2 के अराउंड ही घूम रहे हैं, राइट। क्योंकि SN1 SN2 प्रोमिनेंट है। आप खुद सोच सकते हैं अगर NCERT 6 क्वेश्चन डाल रही है तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, है ना। हमने कहा आप इसमें हम तो आगे लिखवाएंगे, लेकिन आप इस रिएक्शन को स्टडी करें। ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेलोजन चला जा रहा है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए अगर ये सिंपल रिएक्शन है। लेकिन SN1 का ऑर्डर क्या है 1 और SN2 का ऑर्डर क्या है 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर एंड रिएक्शन एक्सप्रेशन विच इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, SN1 और SN2, SN1 और SN2 विच वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? SN1, क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर और कॉफिशिएंट सेम नहीं है। काइनेटिक्स यही तो कहता है, आपके पास कॉफिशिएंट कितने हैं 2, ऑर्डर कितना है 1। अगर कॉफिशिएंट और ऑर्डर सेम नहीं है तो रिएक्शन डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जब आपके पास ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम है तो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी डिफरेंट हैं, ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो नेसेसरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, राइट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है काइनेटिक्स में? मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप आर एलिमेंट्री रिएक्शन। लिखिए, SN2 reactions are single step reactions, SN2 reactions are single step reactions, while SN1 have 2 steps. So SN1 reactions, so SN1 reaction is an example of complex reaction. In SN1 reactions, rate of reaction only depend upon concentration of alkyl halides, while in SN2 rate is affected by alkyl halide as well as nucleophile. बट हमने कहा SN2 सिंगल स्टेप में होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, और SN1 जो है वो मल्टी स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप में होगा।
SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। SN2 में एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास SN1 रिएक्शन के लिए लिखा जाता है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की सारी चीज़ें फॉलो करेगा, जैसे हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यूनिट्स पर सेकेंड हो जाएंगे। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 में Rx R पॉजिटिव और X नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और स्टेप 2 में R पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन करेगा और R NU में कन्वर्ट होगा। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो आपको जितनी भी जेई लेवल बुक्स हैं वो क्वेश्चन में देंगी, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, रेट में क्या फर्क आएगा। अगर SN2 है तो फर्क आएगा, SN1 है तो फर्क नहीं आएगा। SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप है, जो आपने पिछले पेज पे लिखा है वही सेम रिएक्शन स्टेप है। हृदय, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों स्टेप्स में से स्लो स्टेप कौन सा होगा? यूज नॉलेज ऑफ काइनेटिक्स। RDS ढूंढ रहा हूं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बर्न, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा? रीजन? ओके, हाँ जी, राइट। जो यहां है वो यहां है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। टूटना या जुड़ना हमारे को क्या पता, राइट। काइनेटिक्स कहता है जिस पर्टिकुलर स्टेप में वही मॉलिक्यूलैरिटी, वही कॉफिशिएंट है जो रेट लॉ में है, वो स्लो स्टेप है। क्योंकि स्लो स्टेप का ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है। स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है, राइट। आंसर ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है ना। मधुर मधुर बातें हैं। कौन से ड्रेस की? तो वो दीदी चाहिए। सबसे ज्यादा चंडीगढ़ के हैं, 125 है शायद, 125 शायद या 122 फर्स्ट के हैं और 96 सेकंड के हैं। मतलब 100 प्लस अकेला ही है वो अरिवन, बाकी सब 100 से नीचे है। मेडिकल वाली तो मेडिकल का देंगे, उसका कंपैरिजन मेडिकल के रिजल्ट के साथ होगा। अरे आप सारे भी कर सकते हो, आप गप्पे ज्यादा मारते हो, क्लास में ध्यान से सुनते नहीं, कर जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, राइट। आरिवन इज एबल टू अचीव क्योंकि उसकी सोलोमन फाइल खत्म है, हिमांशु पांडे खत्म है, राइट। वो हर चैप्टर के साथ साथ वो बुक्स भी कर रहा है ना। तो जो सारी बुक्स करेगा उसे क्वेश्चन देखने का तरीका समझ में आ जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी ना, तुम सारों का सब गुण है। कौन कहता किसी का गुण की कमी है? सारे सब कुछ कर सकते हैं, इवन समीर चौधरी भी सारे रिजल्ट ले सकता है, पर सारे दिन गप्पे मारता है। तुम सारे बहुत सारे नॉलेज के भंडार हो, मॉडर्न जनरेशन से ज्यादा आईक्यू वाली तो जनरेशन कहां से लाओगे?
इतना तेज दिमाग है तुम सारों का, किसी को भी टोपी पहना दो, है ना, किसी को भी कोई भी कहानी सुना दो, माँ बाप को कभी भी इधर से उधर घुमा लो, टीचर को कभी भी घुमा लो, है ना। तो ये तो सारी कॉमन सी बातें हैं, बस एनर्जी किताबों में लगवानी है और कुछ भी नहीं है, टाइम टेबल मैनेज करने। बेटा गंदी बात बोली आपने। हमने कहा जो ओवरऑल रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो जिस स्टेप में मिलता है उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। चलिए लिखे आगे। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, राधिका पीछे देना अक्षिता को। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तेरी फिर भी गप्पे शुरू हो गई, जो मर्जी समझा लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन governs rate of reaction, governs rate of reaction. In SN2 reaction, carbocation is not formed. Fish, आपकी और मन की। In SN2 reaction, carbocation is not formed and nucleophile attacks before release of leaving group. हमने कहा SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी रिएक्शन गवर्न करती है। मैं सभी फीचर लिखवाऊंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ऑर्डर्स के लिए सिंगल फीचर है। अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो SN1 और कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो SN2। जो रिएक्शन नहीं दे पा रहा है वो SN2। जैसे आपने लूकास टेस्ट किया, प्राइमरी वाज नॉट एबल टू गिव रिएक्शन, इट मीन्स जो लूकास टेस्ट वाला रिएक्शन है वो SN1 है, क्योंकि टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्शन दे रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है। प्राइमरी रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा है जब तक हीट नहीं कर रहे हैं। जिसका कार्बोकेटायन अनस्टेबल है वो SN2, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल है वो SN1। लिखिए SN1 and SN2 are competing mechanisms. SN1 and SN2 are competing mechanisms. Increase in steric hindrance. And stability of carbocation. Increase in steric hindrance and stability of carbocation favors SN1. And higher reactivity of nucleophile favors SN2. मेरी पहली लाइन का मतलब क्या है? SN1 और SN2 कंपीट करते हैं। आप इन आइसोलेशन नहीं कह सकते कि ये मॉलिक्यूल हमेशा SN1 देगा, ये मॉलिक्यूल हमेशा SN2 देगा। आपको कई चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, पर ऑर्डर्स लिखते हुए आप सिंगल लाइन के साथ चल सकते हैं। हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा SN2 की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट। अभी हम आगे लिखेंगे ऑर्डर। प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1। अब आपके पास NCERT में क्वेश्चन है,
जिसमें चारों ही मॉलिक्यूल प्राइमरी है, तो ऑर्डर कैसे बनाओगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी एल्काइलेशन नज़दीक आएगी हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जितनी एल्काइलेशन दूर जाएगी हिंड्रेंस कम होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो SN1 और SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस और कार्बोकैटायन गवर्न करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन गवर्न SN1, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। पुअर स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर SN2, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। नोट कीजिए, ये ऑर्डर आपके एकेडमिक सिलेबस के लिए है। अगर कोई कहे रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 और SN2, SN1 में प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव है, SN2 में टर्शरी लीस्ट रिएक्टिव है। SN1 में टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव है, प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव है। आयुषी, इसके बेसिस पे आपको एज ए स्टूडेंट कौन ज़्यादा परेशान करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंडरी, क्योंकि वो SN1 भी SN2 भी है। प्राइमरी में सब्स्टिट्यूशन हो रही है, आंखें मीच कह दो SN2। टर्शरी में सब्स्टिट्यूशन हो रही है, आंखें मीच कह दो SN1। सेकेंडरी में हो रही है, यू हैव टू बी अलर्ट, राइट। वो SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी जा सकता है, रिएक्शन कंडीशन सोचनी पड़ेगी, राइट। लेकिन आपको फिर समझाना चाहूँगा, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे ज़्यादा फोकस करना है इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से। स्कूल एग्जाम के लिए लिखवाए हैं, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। एंट्रेंसेस में ऐसे क्वेश्चन हैं PYQ में जहाँ प्राइमरी SN1 सबसे जल्दी दे रहा है और टर्शरी SN1 दे ही नहीं रहा। कौन सा टर्शरी हो सकता है जो आपने GOC में पढ़ा हो, जो रिएक्शन देने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जिसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा? कोई एग्जांपल असाइनमेंट से, टेस्ट से? एक क्वेश्चन डाला है मैंने टेस्ट में, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन नहीं बनता। ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन नहीं बनता बाइसाइक्लो में। अगर वहां हेलोजन लगा दूं वो टर्शरी होगा हमेशा, क्योंकि ब्रिज हेड इज ऑलवेज टर्शरी। उसके ऊपर हेलोजन लगा दूं वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन बनना ही नहीं है, वो SN1 से जाना ही नहीं चाहेगा। और आपके पास प्राइमरी कौन सा लगा दूं, जिसके साथ में ऑक्सीजन का लोन पेयर दे दूं, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल, हेलोजन जल्दी निकलेगा, SN1, राइट। तो एंट्रेंसेस में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यूनिवर्सल नहीं लगता, वहां पर लगती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की इंस्टेबिलिटी। लेके आगे, हायर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN1, हायर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN1 and polar aprotic solvent favor SN2. Polar aprotic solvent favor SN2. Higher polarity of solvent favor SN1. मोस्ट पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वाटर को, है ना। तो वो हमेशा SN1 से जाएगा, पोलर एप्रोटिक SN2 से आएंगे। तो इंपॉर्टेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट जो आपको याद रखने हैं, DMSO, DMF और DHF है। DMSO की फुल फॉर्म लिखी है डायमिथाइल सल्फोक्साइड, आगे उसका फॉर्मूला लिखा है। DMF की फुल फॉर्म है डायमिथाइल फॉर्मामाइड, आगे उसका फॉर्मूला लिखा है। THF की फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये कंपाउंड है। ये फॉर्मूले की जरूरत भी पहले पढ़ती ही नहीं थी, पिछले 3 साल से पढ़नी शुरू हुई है। वो एरो पे ये लिख कर दे देते हैं। अब बेचारा केमिस्ट्री पे पढ़ रहा है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक के इतने नए नए मॉलिक्यूल देखता है, उसको लगता है शायद ये रिएक्ट कर रहा होगा, राइट।
लेकिन ये DMF है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब अगर रिएक्शन में एक्वस लिख दिया तो बिना सोचे आंसर लिख दो SN1, और अगर आपके पास एरोपेन 4 में से कोई लिखे हैं तो आंसर लिख दो SN2, राइट। तो सॉल्वेंट विल फोर्स रिएक्शन बाय SN1 और SN2। और थोड़ा डरना शुरू करो यार, तुसी लोग की पता नहीं की कर देंगे हो, जेडे सब्जेक्टिव पेपर में 2-4 नंबर ले रहे हैं, थोड़ा तो डरिया करो यार। सामने बोर्ड खड़ा है, थोड़ा तो डरना चाहिए, है नहीं समीर? थोड़ा तो डरना चाहिए यार, अपने करियर डरना चाहिए, या अपना ऐसी सेटिंग कर रखी है जहाँ भी बोर्ड एग्जाम आएगा सेटिंग है? रमन की सेटिंग होगी, मतलब किसी की तो होगी ना यारों दोस्तों में, कि सारे इकट्ठे जाके वहां पे सेटिंग करेंगे। और अगर सेटिंग नहीं कर सकते हो तो भाई पढ़ लो, कम से कम वीकली टेस्ट में आधे से ज्यादा नंबर तो ले लो, 20 में से 10 पे प्लस तो होने चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, if stereo center is involved, if stereo center is involved, यार कितना बोलता है यार, कैसे बिठाएं तुम्हारे को चुप यार, कितने बोलते हो? अक्षत अग्रवाल जी को बोल रहा हूं, हद है यार, रोज एक ही कहानी सुनाई जो क्लास में। if stereo center is involved, then partial racemization takes place in SN1. Inversion product is more than retention. Inversion product is more than retention. अगर रिएक्शन SN1 वाला किसी स्टीरियो सेंटर पे हो रहा है, कायरल कार्बन पे हो रहा है, तो रेसिमाइजेशन होगी, लेकिन रेसिमाइजेशन परफेक्ट नहीं होगी, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी। पार्शियल रेसिमाइजेशन में क्या होगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन से ज्यादा बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती, जो एसिमेट्रिक इंडक्शन पड़ी थी आपने आइसोमेरिज्म में, वहां होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी S कॉन्फिगरेशन है, इसने लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है। बिलो द प्लेन आएगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, सेम साइड से आएगा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। रिटेंशन प्रोडक्ट लेस देन 50% होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर देन 50% होगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जब ये हैलोजन जा रहा है तो इस साइड पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, राइट? जिस साइड से हैलोजन जा रहा है उस साइड पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इसी डायरेक्शन से आएगा तो उसे रिपल्शन एक्सपीरियंस होगी, तो उसके लिए अपोजिट साइड से अटैक करना रिलेटिवली हायर हो जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन द सेम साइड, देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक फ्रॉम द सेम साइड, इसलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। नोट कीजिए। यही कारण है आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन में एनेंशियोमेरिक एक्सेस पर क्वेश्चन डालना, कितना परसेंट प्लस फॉर्म है, कितना परसेंट माइनस फॉर्म है। हाँ जी बोलिए ना। रिटेंशन का अलग कॉन्फ़िगरेशन सेम होना, इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना। अगर पहले कंपाउंड S था, फाइनल प्रोडक्ट R आ गया, दैट इज इन्वर्जन।
पहले प्रोडक्ट एस था, बाद में एस रह गया, रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होना रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन उलट हो जाना इन्वर्जन। सिंपल लैंग्वेज वर्ड्स हैं, कुछ नहीं किया है, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कॉन्फ़िगरेशन थी अगर वो एज इट इज मेंटेन हुई है तो रिटेंशन है। पूछो कुछ, हाँ जी, वही लिखा है, रेसिमाइजेशन ही हो रही है, लेकिन कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं हो रही है। रेसिमाइजेशन मीन्स ऑप्टिकल बिहेवियर का डिक्रीज हो जाना। कंपाउंड में कायरलिटी है, पर जितनी उसकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है, उतनी नहीं आ रही, फिर जीरो हो जाएगा ना, फिर तो एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा। लिखे आगे, इफ स्टीरियो सेंटर इज इन्वॉल्व, if stereo center is involved, then Walden inversion takes place in SN2. क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा और लीविंग ग्रुप बाद में जाएगा, ये बाहर नहीं निकला है। अब ये इस डायरेक्शन से आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पे नेगेटिव है। इट इज बाउंड टू अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। तो SN2 रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। आपने कौन से रिएक्शन में पढ़ा ये? डार्जन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में पढ़ा है। वो OH नेगेटिव के निकलने से पहले आ रहा है। तो वहां पर रिएक्शन में एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट आपने काइनेटिक्स में पढ़ा था, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बनती है। और थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें बॉन्ड बनते और बॉन्ड टूटते दिख रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का टूट जा रहा है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन से वो एग्जैक्टली इनवर्स है, क्योंकि पहले एक्स यहां था, अब न्यूक्लियोफाइल यहां है। सो वी गेट इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो अब एक अच्छे स्टूडेंट घर में जाके फाइनल नोट तैयार कर लेते हैं। SNI मीन्स रिटेंशन, SN2 मीन्स इन्वर्जन, SN1 मीन्स पार्शियल रेसिमाइजेशन। अगर रिएक्शन एक कायरल सेंटर पर हो रहा है तो SNI में रिटेंशन होगी, कायरल सेंटर पर हो रहा है SN2 में रिटेंशन हो इन्वर्जन होगी, और SN1 में रेसिमाइजेशन। तीनों के रीजंस क्लियर होने चाहिए। नोट कर लिया आपने? इसकी शेप बता दो। बना तो मैंने सामने रखी है, तो नाम पूछ रहा हूं। जैसे लीनियर, प्लेनर, ऐसे बातें करते ना।
Its shape is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. अक्षत मलिक इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो. इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन. हाँ जी बोलो. sp3d बिल्कुल सही बोला. डू यू फील कार्बन के पास d ऑर्बिटल होती है? पड़ोसी से उधार मांग के लाएगा. sp3 भी नहीं होगी. इसमें 3 कंप्लीट बॉन्ड हैं, 2 आधे आधे हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से हैं. सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. ये सब एंट्रेंस का स्टफ है, जहां पर वो पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन. राइट. जैसे वो लिखेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, आप सब स्पीड पर होंगे, लॉटरी समझ के sp3d मार्क करोगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो यही बोलता है. ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप मींस sp3d, लेकिन कार्बन में d तो है नहीं, तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन है. ये जो पार्शियल बॉन्ड है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के 2 डिफरेंट लोब से बंधे हुए हैं ड्यू टू पोलैरिटीज. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. इसीलिए डॉटेड लाइंस बनाई है ताकि आप आसानी से समझ लो. राइट. हो गया. तुम तीनों थोड़ी देर खड़े हो जाओ ना यार. ये लास्ट सीट पे बैठ जाओ यार. गलती से बिठा दिया तुम्हारे को मैंने यहाँ पे. सबसे लास्ट सीट पे बैठा करो यार. कम से कम आगे और पीछे वाला थोड़ा भला हो जाए. अब ये मत बोलो कि आगे पीछे वाले भी उतने ही गप्पे मारे सर, है ना. पीछे ही तेन रुकदा नहीं, आगे तांशी रुकती नहीं, है ना. तो गप्पे तो उतनी चल रही है. कोई तो डर रहा हो यार. कितनी बार समझाना है, रोज की एक ही स्टोरी है. इंस्टीट्यूट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रिजल्ट छापने के लिए अच्छे बच्चे होते हैं. राइट. वो एक पोजीशन अटेन कर चुके हैं. नुकसान किसका है? रिपोर्ट कार्ड किसकी है? कुछ तो ढंग की सुन लिया करो यार. माना आपको इस sp2 से मतलब नहीं कि आपने कंपटीशन नहीं देना. मान लो आपकी जेई एडवांस नहीं देना, जेई मेंस भी शायद नहीं देना, क्योंकि जेई मेंस देना हो तब तो थोड़ा सीरियस होंगे. मान लेता हूँ खाली बोर्ड देना, वहाँ भी पूछेगा ट्रांजिशन स्टेट की शेप क्या है. राइट. वो पूछेगा ट्रांजिशन स्टेट कौन से रिएक्शन का फीचर है, SN1 का है या SN2 का है. SN1 में इंटरमीडिएट बनता है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है. That is a characteristic difference between SN1 and SN2 as far as your academic exam is concerned. लिखा गया. Elimination always competes substitution. नोट ही है, गलती नोट लिखना भूल गया. Elimination always competes substitution. अब क्या होता था क्या? बड़ी जल्दी थकता है यार. हर एक की अपनी अपनी बीमारियां हैं, कोई ना कोई. एक चुप नहीं होंगे, एक थकते जल्दी हैं. Elimination always competes substitution. As nucleophile has proton affinity, as nucleophile has proton affinity, and it can force elimination. हमने कहा SN1 और SN2 दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कंपीट करती है. जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है कोई एक प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी मिलता है. These reactions have higher probability. These reactions have higher probability in SN2
a strong nucleophile is used. बेटा SN1 SN2 में क्या थिन लाइन है, अगर लीविंग ग्रुप पहले निकल गया और न्यूक्लियोफाइल बाद में आया तो रिएक्शन SN1, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले आ गया लीविंग ग्रुप को जाने नहीं दिया तो SN2, राइट। अब पोलर सॉल्वेंट आपने लिया, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, हाइड्रेशन इफेक्ट क्रिएट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल स्लो होगा या फास्ट होगा, स्लो होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल देर से जाएगा, लीविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा। तो पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो SN1, पोलैरिटी कम करूंगा तो SN2, राइट। अब जब एक स्टूडेंट पोलैरिटी बढ़ाने से SN1 सोच रहा होता है, वो घर जाके कंसेप्ट को कह देता है नॉन पोलर ले लेता हूं SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पोलर ही सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि जब तक कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन कैसे होगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए पोलैरिटी चाहिए। सिर्फ पोलैरिटी कम और ज्यादा करनी है, नॉन पोलर नहीं करना है, बेंजीन सॉल्वेंट नहीं लेनी है, राइट। तो रिएक्शन करवाने के लिए मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो हाइड्रेशन इफेक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल को सराउंड किया जाएगा और उसके अटैक को डिले किया जाएगा। अगर मैं पोलैरिटी कम करूंगा तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर लेने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इसलिए आपके पास SN2 प्रमोट हो जाएगा। यही चीज कार्बोकैटायन पे लग रही है। अगर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा तो जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में डालोगे वो हैलोजन को भगा देगा, हैलोजन भाग गया, बाद में न्यूक्लियोफाइल आएगा, SN1 हो गया। अगर कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा तो हैलोजन को पकड़ के बिठा के रखेगा कि जब तक कोई दूसरी सपोर्ट नहीं आती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आती वो हैलोजन को नहीं छोड़ेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल की सपोर्ट आएगी तभी हैलोजन निकलेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी ऐसा ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग है, क्राउडिंग है तो न्यूक्लियोफाइल जगह ढूंढ रहा है कहां से जाऊं, एज अ रिजल्ट उसका अटैक डिले हो गया। जैसे उसका अटैक डिले हुआ SN1 हो गया। अगर क्राउडिंग नहीं है वो जल्दी जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 हो गया। तो SN1 SN2 कंपीटिंग मैकेनिज्म है। अगर आप सोच समझ के करेंगे तो याद रखने आसान है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने हैं, चाहे एग्जाम का नाम कोई भी रख दिया जाए, चाहे CUET ही बोल दिया जाए, है ना, हर एग्जाम में आपके पास ये सारे क्वेश्चंस बनने हैं। तो याद रखने का तरीका है कि SN1 में लीविंग ग्रुप पहले जाना है, न्यूक्लियोफाइल बाद में आना है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल पहले आना है, लीविंग ग्रुप बाद में जाना है। बाकी जितने भी तमाम फीचर हैं वो GOC से अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएंगे, आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। चाहे रेसिमाइजेशन है, चाहे इन्वर्जन है, चाहे ज्योमेट्री है, इंटरमीडिएट है, सॉल्वेंट की नेचर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, एनी आर्टिकल यू डोंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। सिर्फ इतना समझ लें, न्यूक्लियोफाइल का आना बिफोर लीविंग ग्रुप SN2 को प्रमोट करता है। लिखिए नोट डाल के, SN1 एंड SN2, हाँ जी, हाँ इसको भी मतलब लिख लो, सीधा लिख लो, ऐसे ही रह गया होगा। SN1 एंड SN2 compete with each other, same molecule can react by either SN1 or SN2 by changing reaction conditions.
तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? हमने मॉलिक्यूल ले लिया, सेकेंडरी ब्रोमाइड है, सेकेंडरी ब्रोमाइड SN1 SN2 दोनों दे सकता है। हमने इसके रिएक्शन में KOH एक्वस डाल दिया। एक्वस का मतलब SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बनेगा और उसकी वजह से ही सब्स्टिट्यूशन प्रमोट होगा। मैंने यही मॉलिक्यूल लिया, इसमें मैंने अमोनिया ऐड कर दिया, KCN ऐड कर दिया, DMSO लिख दिया, रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो SN1 होगा और यहाँ DMSO लिखा है तो SN2 होगा, राइट। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज करके सेम ही मॉलिक्यूल SN1 SN2 दे रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये लैब में हम खड़े हैं तो कैसे पता चलेगा? इस रिएक्शन में स्पीड ऑफ रिएक्शन KOH की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। इस रिएक्शन में स्पीड ऑफ रिएक्शन KCN की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, राइट। हम कैसे पता लगाते हैं? व्हाई वी आर श्योर अबाउट इट? क्योंकि हमने रिएक्शन को परफॉर्म किया at 3 different molarities of KCN and we found speed of reaction is different in all the 3 conditions. Likewise, it is performed by 3 different concentrations of KOH considering alkyl halide to be same, तो कोई चेंज अपीयर नहीं हुआ, राइट। DMSO, हाँ जी हाँ जी, मुझे लगा अभी पीछे पढ़ाया शायद याद रह गया होगा, है ना। पर क्या करें, गप्पे प्यारी हैं सारी दुनिया नु। लिखा गया, बेंजाइल एंड एलाइल हैव पुअर स्टेरिक हिंड्रेंस। Benzyl and allyl have poor steric hindrance as well as more stable carbocation, hence they have higher reactivity, for both SN1 and SN2, तो बेंजाइल और एलाइल SN1 में भी और SN2 में भी मोस्ट रिएक्टिव हैं। जब फोटो आई नहीं रही तो लेके क्या करेगा? स्क्रीनशॉट ले लियो लेक्चर से, नहीं तो दोस्तों की नोटबुक है ना, कहता गलत लिखते हैं, बातें करते हुए लिखते हैं इसलिए नहीं देखता। दिव्यांश ऐसा है, अभिराज कह रहा मैं इसलिए फोटो लेता हूँ, दोस्तों की नोटबुक लेके फायदा नहीं है, गप्पे मारते लिखते, आधा गलत लिखते हैं। अच्छा भाई ठीक है, ठीक है। चले लिखे ला पॉइंट, reactivity of different halogens
क्या बात है कि ऐसा मत करा करो। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस डिपेंड अपॉन बॉन्ड एनर्जी so their reactivity is same. So their reactivity is same for SN1 and SN2. हैलोजन के चेंज करने से SN1 SN2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, alkyl fluoride least reactive for SN1 as well as SN2. If anyone asks you reactivity किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आंसर है बॉन्ड एनर्जी। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे देर से टूटता है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट SN1 SN2। तो SN1 SN2 को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। हर पॉइंट को समझ के एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि हाँ हमें ऐसे ऐसे चीज़ें देखनी है। मैंने आपको कहा अगर आप चाहें और आप इतना सोच पाएँ तो सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं, एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और एक न्यूक्लियोफाइल का लीविंग ग्रुप से पहले या लीविंग ग्रुप के बाद आना। बाकी सब तो एसिमिलेशन है, कंसेप्ट जो है वो सिर्फ 2 है। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होता चला जाएगा उतना रिएक्शन SN1 की तरफ जाएगा, कार्बोकैटायन जितना अनस्टेबल होता जाएगा उतना SN2 की तरफ आएगा। बीच में एक स्लाइड आई थी, वो क्या चीज़ थी, उसकी प्लेसमेंट थोड़ी गलत है। वो ऐसे कंपाउंड्स की थी जिसमें आपके पास ये प्राइमरी हैलाइड है लेकिन रिएक्शन क्या है SN1, ये टर्शरी हैलाइड है, रिएक्शन क्या है SN2, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी वजह इसके साथ +R ग्रुप लगा है, इसके साथ 2 माइनस आई लगे हैं। ये कार्बोकैटायन को हाईली अनस्टेबल कर रहे हैं, सॉरी सेकेंडरी टर्शरी, सेकेंडरी है OH नेगेटिव डाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रही है SN2 से रिएक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी है, ये SN1 से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मायने ही नहीं रखते, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन की इनस्टेबिलिटी मैटर करती है। राइट, लिख लो फॉर एग्जांपल करके। नहीं फॉर एग्जांपल तो क्या करोगे, ऊपर नोट तो किसी और चीज़ का है, ऐसी बॉक्स में लिख लो, रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली नोट्स या कनेक्टेड नहीं है।